बोइंग में इंजीनियर रहे सैम सालेपुर ने FAA से शिकायत की थी कि ड्रीमलाइनर्स के पार्ट्स को गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है, जिससे इनका हवा में ही टूटने का खतरा है। जॉन बार्नेट ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि इस फैक्ट्री से अभी तक एक भी ऐसा प्लेन नहीं बना है जो उड़ान भरने लायक हो। शॉकिंगली 9 मार्च 2024 को जॉन बार्नेट अपनी ही गाड़ी में डेड पाए गए। उनके पास से एक नोट भी मिला जिसमें लिखा था, जय हो दोस्तों, एक आम सी एयर इंडिया की फ्लाइट जिसे अहमदाबाद से लंदन जाना था, लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड बाद ही रडार से गायब। कोई जवाब नहीं, कोई संकेत नहीं। फिर एक खौफनाक हादसा जिसकी गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। क्या ये फिर से बोइंग की लापरवाही का नतीजा था या फिर इंजीनियर्स की गलती? चलिए सच्चाई को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। 12 जून 2025 की दोपहर ठीक 1:30 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद के वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा था बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट। बोइंग का कहना है कि इस हवाई जहाज को ड्रीमलाइनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका इंजन कम शोर करता है और ये जहाज 14,000 किलोमीटर की दूरी एक ही बार में तय कर सकता है, जो पैसेंजर्स और पायलट के लिए उड़ान को सपनों जैसा शांत और आरामदायक बनाता है। इस प्लेन का नाम एक पब्लिक कंपटीशन के तहत रखा गया था, जिसमें ड्रीमलाइनर शब्द को 5 लाख वोट मिले थे। ये इस फ्लाइट की पहली उड़ान नहीं थी। इससे पहले ये जहाज दिल्ली से अहमदाबाद आया था, जिसमें बैठे थे एक पैसेंजर आकाश वत्सा। उन्होंने प्लेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि प्लेन के विंग फ्लैप्स बार बार ऊपर नीचे हो रहे थे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। साथ ही प्लेन का AC और एंटरटेनमेंट सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। AC is not working. Look at everyone. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. लेकिन 11:16 पर ये प्लेन सुरक्षित अहमदाबाद लैंड कर जाता है। उसके बाद इस प्लेन की रिफ्यूलिंग का काम शुरू हो जाता है। इसी दौरान पैसेंजर्स प्लेन में चढ़ना भी शुरू करते हैं। 230 पैसेंजर्स, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स को मिलाकर टोटल 242 लोग इस प्लेन में सवार होने थे, जिसमें से 159 इंडियंस, 53 ब्रिटिश, 7 पोर्टुगीज और 1 कैनेडियन सिटीजन थे। प्लेन के सीनियर पायलट थे कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनके पास 8,200 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, और उनके साथ थे को पायलट क्लाइव कुंदर, जिनके पास 1100 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। 1:38 पर यह प्लेन रनवे नंबर 23 से उड़ान भरता है। ये एयरपोर्ट रेसिडेंशियल एरिया से घिरा हुआ था और यहीं रह रहे एक 17 साल के लड़के आर्यन असारी ने प्लेन का एक वीडियो बना लिया, क्योंकि उसका कहना था कि ये प्लेन दूसरे प्लेन के मुकाबले काफी नीचे से उड़ रहा था। टेक ऑफ के बाद ये प्लेन 625 फीट की हाइट पर पहुंचता है, पर इससे ऊपर नहीं जा पाता और कुछ ही सेकंड बाद पायलट ATC को इन्फॉर्म करते हैं, Thrust not achieved. Falling down. Mayday, mayday, mayday. उसके बाद प्लेन का ATC से कांटेक्ट टूट जाता है और टेक ऑफ के महज 34 सेकंड बाद ही ये प्लेन एयरपोर्ट से 1.5 किलोमीटर दूर मेघनानी नगर के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के कैंटीन में क्रैश कर जाता है। हॉस्टल में उस वक्त लंच ब्रेक चल रहा था और लगभग 35 स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे। इस क्रैश से 290 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि जब प्लेन क्रैश हुआ तो एक बहुत ही तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कि भूकंप आ गया हो। प्लेन में सवार 242 लोगों में से सिर्फ एक पैसेंजर ही जिंदा बचे, विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश सिटीजन जो इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट नंबर 11A में बैठे थे। उनका कहना था कि क्रैश के
ठीक पहले एक बहुत ही तेज आवाज सुनाई दी और लाइट्स फ्लिकर करने लगी थी। क्रैश के बाद जिस सीट पर वो बैठे थे वो हिस्सा जमीन की तरफ गिरा और उन्हें अपने ठीक सामने इमरजेंसी डोर दिखाई दिया, जिससे वो बाहर आ गए। विश्वास के साथ उनके भाई अजय भी थे, जो दूसरी तरफ 11J सीट पर बैठे थे, और उनकी मौत हो गई। 1000 डिग्री सेल्सियस की आग ने बॉडीज को इतनी बुरी तरह से झुलसा दिया था कि विक्टिम्स की पहचान करने के लिए DNA सैंपलिंग का सहारा लेना पड़ा। आज हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि इतना बड़ा हादसा आखिर हुआ कैसे? यहाँ किसकी गलती थी? बोइंग की, एयर इंडिया की या सरकार की? आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। इस क्रैश की इन्वेस्टिगेशन इंडिया का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है और उनका साथ दे रहे हैं यूके और यूएस की टीम, क्योंकि इस क्रैश में ब्रिटिश सिटीजन भी थे और साथ ही क्योंकि बोइंग एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, इस वजह से यूएस का नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। क्रैश के बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR को रिकवर कर लिया गया है, जिसमें कॉकपिट में होने वाली कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, और साथ ही FTR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी रिकवर हो गया है, जिससे प्लेन की ऊंचाई, स्पीड और इंजन की परफॉर्मेंस का पता लगता है। ये दोनों मिलाकर ब्लैक बॉक्स बनते हैं, जो एयर क्रैशेस का रीजन समझने में काफी मदद करते हैं। ये ब्लैक बॉक्स ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है ताकि मलबे में आसानी से देखा जा सके। ब्लैक बॉक्स को हार्डकोर टेस्टिंग से गुजारा जाता है, जिससे क्रैश के बाद इसे कम से कम नुकसान हो, जैसे कि इसे 1100 डिग्री सेल्सियस की आग में 60 मिनट तक रखा जाता है। 500 किलो का वजन ऊंचाई से इस पर गिराकर दबाव चेक किया जाता है और केमिकल और जेट फ्यूल में भिगोने का टेस्ट भी किया जाता है, जिससे ये बॉक्स 1100 डिग्री सेल्सियस की आग और 20,000 फीट गहरे पानी का दबाव भी सह सकता है। ब्लैक बॉक्स में मौजूद इंफॉर्मेशन की पहली रिपोर्ट 30 दिन में आने की उम्मीद है, लेकिन उसके अलावा 2 बड़े सबूत फिलहाल हमारे पास मौजूद है। एक तो फ्लाइट रडार का डेटा, जो बताता है कि पायलट्स की ATC के साथ क्या बातचीत हुई, प्लेन कितनी ऊंचाई पर था और उसकी स्पीड कितनी थी। इसके अलावा देखने को मिलते हैं क्रैश से ठीक पहले लिए गए 2 वीडियो। एक तो एयरपोर्ट के CCTV में कैद हुआ वीडियो और दूसरा वो वीडियो जो आर्यन अंसारी अपने फोन से ले रहा था। आर्यन के द्वारा लिए गए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि प्लेन के लैंडिंग गियर्स 600 फीट की हाइट पर पहुंचने के बाद भी बाहर निकले हुए हैं, जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। यूजुअली 300 से 500 फीट की ऊंचाई पर लैंडिंग गियर्स को अंदर कर दिया जाता है। इसके बाहर निकले रहने पर विमान की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। इसके अलावा वीडियो में देखा जा सकता है कि प्लेन के विंग फ्लैप्स अंदर की तरफ फोल्ड हो रखे थे, जबकि उन्हें टेक ऑफ के वक्त खुला होना चाहिए। जब टेक ऑफ के वक्त विंग फ्लैप्स खुलते हैं तो वो हवा को मोड़कर प्लेन को जमीन से उठने में मदद करते हैं। टेक ऑफ के वक्त इनका अंदर होना एक बहुत ही सीरियस वार्निंग होती है। टेक ऑफ के वक्त विंग फ्लैप्स के ना खुलने की वजह से 2008 में स्पेन में एक बड़ा हादसा हो चुका है, जहां टेक ऑफ के वक्त स्पानेयर फ्लाइट 5022 के विंग फ्लैप्स सेट नहीं किए गए थे, जिससे टेक ऑफ के दौरान विमान जमीन से उठ नहीं पाया और रनवे के पार जाकर क्रैश हो गया, जिसमें 154 लोगों की मौत हो गई थी। एयर इंडिया की फ्लाइट में भी ऐसा ही कुछ देखा जा सकता है, जहां विंग फ्लैप्स ठीक तरह से बाहर नहीं निकले हैं और लैंडिंग गियर्स भी बाहर है। बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? आर्यन की वीडियो में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको लैंडिंग गियर्स के पास एक चीज दिखाई देती है। कई सारे एक्सपीरियंस पायलट्स के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट रैट है, रैम एयर टरबाइन। ये एक छोटा सा पंखे जैसा टरबाइन होता है। जब भी किसी एरोप्लेन में टोटल पावर लॉस या डुअल इंजन फेलियर हो जाता है, तब ये रैट ऑटोमेटिकली बाहर निकल कर आता है और हवा के दबाव से तेजी से घूमने लगता है, जिससे बिजली जनरेट होती है।
ये ज्यादा बिजली तो जनरेट नहीं कर पाता, लेकिन इतनी कर देता है कि कॉकपिट को ऑपरेट किया जा सके और पायलट्स को इतना वक्त मिल जाए कि डुअल इंजन फेलियर में भी प्लेन को सेफली लैंड कराया जा सके। लेकिन रैट को घूमने के लिए तेज हवा की जरूरत होती है, जो प्लेन की स्पीड पर डिपेंड करता है। लेकिन बदकिस्मती से फ्लाइट AI-171 उतनी स्पीड अचीव कर ही नहीं पाया था। तो अगर आर्यन की वीडियो में दिख रहा ऑब्जेक्ट रैट ही है, तो ये एक बड़ा सबूत है कि प्लेन में टोटल पावर लॉस ही हुआ था। इसके अलावा लैंडिंग गियर्स का अंदर ना होना भी टेक ऑफ के तुरंत बाद डुअल इंजन फेलियर का सबूत हो सकता है, क्योंकि शायद प्लेन में इतनी पावर ही नहीं थी कि लैंडिंग गियर्स को अंदर किया जा सके। डुअल इंजन फेलियर एक बहुत ही रेयर फिनोमेना है। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 में डुअल इंजन फेलियर क्यों हुआ, इसको लेकर कुछ थ्योरी सामने आई है। फ्यूल कंटैमिनेशन। फ्यूल कंटैमिनेशन मतलब प्लेन में जो फ्यूल डाला गया था, प्रॉब्लम उसमें थी। फ्यूल कंटैमिनेशन कई वजह से हो सकता है, जैसे फ्यूल में पानी होना, माइक्रोबियल ग्रोथ जैसे फंगस या बैक्टीरिया, या फिर फ्यूल में धूल, जंग या मिट्टी का मिल जाना। फ्यूल के कंटैमिनेट होने से इंजन तक फ्यूल नहीं पहुंच पाता। 2008 में ऐसा ही एक हादसा बोइंग 777 के साथ हुआ था, जब लैंडिंग से कुछ ही सेकंड पहले फ्यूल में आइस क्रिस्टल बन गए और फ्यूल फ्लो ब्लॉक हो गया। बट थैंकफुली पायलट यहाँ प्लेन को सेफली लैंड करवा पाए और किसी की जान नहीं गई। ऐसा ही एक केस मार्च 2019 में जापान में देखा गया था, जहां फ्यूल कंटैमिनेशन की वजह से बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के दोनों इंजन फेल हो गए थे। अगर एयर इंडिया प्लेन क्रैश का रीजन यही है, तो ब्लेम यहाँ फ्यूल सप्लायर्स या एयरपोर्ट फ्यूल हैंडलिंग स्टाफ पर भी आएगा। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 3 फ्यूल सप्लायर्स है, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और रिलायंस। दूसरी बड़ी पॉसिबिलिटी आती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेलियर। प्लेन में अगर दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाए तो सबसे गंभीर शक जाता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेलियर पे। टाइम्स ऑफ इंडिया को एक सीनियर एयरबस कमांडर ने बताया कि पॉसिबिलिटी है कि प्लेन के वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्टार्टर जनरेटर VFSG फेल हो गए थे, जो इलेक्ट्रिकल पावर देकर इंजन को स्टार्ट करने में मदद करते हैं। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में प्लेन में APU ऑक्सिलरी पावर यूनिट लगे होते हैं, जो प्लेन की टेल में लगे होते हैं। लेकिन इस सिस्टम को स्टार्ट होने में 60 से 90 सेकंड का वक्त लगता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली AI-171 के पास 30 सेकंड का भी वक्त नहीं था। ये पहली बार नहीं है जब बोइंग के किसी प्लेन में इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ हो। बोइंग 737 मैक्स लायन एयर क्रैश जो 2018 में हुआ था, और इसी सेम मॉडल का 2019 में इथियोपियन एयरलाइंस का हादसा, दोनों ही सिस्टम फेलियर का शिकार हो गए थे, जिसमें सभी की जान चली गई थी। ऐसा ही हादसा 7 जनवरी और 16 जनवरी 2013 को जापानीज एयरलाइंस के 2 ड्रीमलाइनर्स के साथ हुआ था, जहां APU बैटरी में शॉर्ट सर्किट के बाद कॉकपिट में धुआं भर गया था और प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी, जिसके बाद जापान समेत पूरी दुनिया में बोइंग 787 मॉडल्स को ग्राउंड कर दिया गया था। अगर एयर इंडिया AI-171 के क्रैश के पीछे इलेक्ट्रिकल फेलियर वजह है, तो ये या तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से हो सकता है या फिर मेंटेनेंस फेलियर की वजह से। अगर वजह मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो सारा ब्लेम बोइंग पर आएगा। हाल ही में बोइंग ने 737 मैक्स विवादों की वजह से अपनी प्रतिष्ठा गंवाई थी, और अब ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश बोइंग के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन अगर ये मेंटेनेंस फेलियर हुआ तो इसका सारा ब्लेम एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड पर आएगा। ये एक सरकारी कंपनी है जो एयर इंडिया, विस्तारा, गो फर्स्ट जैसी एयरलाइंस के प्लेन का मेंटेनेंस देखती है। अप्रैल 2024 में द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग में इंजीनियर रहे सैम सालेपुर ने FAA से शिकायत की थी कि ड्रीमलाइनर्स के पार्ट्स को गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है, जिससे इनका हवा में ही टूटने का खतरा है। उनका दावा था कि इन पार्ट्स को अलग अलग मैन्युफैक्चरर से बनवाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये एग्जैक्टली सेम शेप के नहीं बन पाते और एक साथ फिट नहीं बैठते।
ऐसे ही 2019 में बोइंग में 30 साल से ज्यादा काम करने वाले फॉर्मर क्वालिटी मैनेजर लेट जॉन बार्नेट ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि इस फैक्ट्री से अभी तक एक भी ऐसा प्लेन नहीं बना है जो उड़ान भरने लायक हो। शॉकिंगली 9 मार्च 2024 को जॉन बार्नेट अपनी ही गाड़ी में डेड पाए गए। उनके पास से एक नोट भी मिला जिसमें लिखा था, आई प्रे बोइंग पेस। पर सवाल यहाँ सिर्फ बोइंग से ही नहीं बल्कि एयर इंडिया से भी पूछा जाना चाहिए। जुलाई 2023 की द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA की टीम को एयर इंडिया की इंटरनल सेफ्टी ऑडिट्स में बहुत सी खामियां दिखी थी। टीम को पता चला था कि एयर इंडिया ऑडिट्स की फॉल्स रिपोर्ट दे रही थी। ये क्रैश क्यों हुआ, इसकी पहली रिपोर्ट आनी है 12 जुलाई के आसपास, क्योंकि 12 जुलाई को क्रैश हुए पूरा 1 महीना हो जाएगा और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार क्रैश के 30 दिन के अंदर अंदर एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जानी चाहिए। इस हादसे ने सिर्फ एक प्लेन नहीं बल्कि कई परिवारों की उम्मीदें भी तोड़ी है। हमें इंतजार है उस रिपोर्ट का जो बताए कि गलती कहाँ हुई ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो। इस वीडियो को शेयर करें, शायद हमारी आवाज अगली जान बचा सके।